जो हम पहले कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था, मुझे तो खैर आसान लग रहे थे। आई होप कि आपको भी लग रहे होंगे। तो क्योंकि डबल इंटीग्रल अगर आपने अच्छा सा उसको किया हुआ है प्रिपेयर, तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। और आई थिंक आई नीड टू, हाँ 1 मिनट, मैं ना चार्जर इसका लेकर आई। वेट बैटरी जाने वाली है। जी, आई एम बैक। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे ये जो टॉपिक्स हैं, जो 15.5, 6 एंड 16.1, तो ये इसमें मुझे कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं लग रही थी। एक हमारा जो पहला है दैट इज एक्चुअली 15.5 जो है, तो दिस इज इन फैक्ट of double integral, right? So you just need to know the formula, how to find surface area, I mean area covered by any patch of the surface above some given region. तो वो कैसे ढूंढना है? उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि अभी हम किसी ज्योमेट्री उसमें नहीं जाते होते, हम सिर्फ सीधा सीधा रिवाइज करते हैं इन सेशंस में। सो वी हैव दिस फॉर्मूला जो कि आपको ये इक्वेशन 3 में नजर आ रहा है कि z आपका यहाँ पे सरफेस का एक्सप्रेशन होगा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। सो एफ एक्स वाई इज द सरफेस जिसका आपने एरिया ढूंढना है, और d इज द रीजन के अबव द रीजन जो आपने एरिया फाइंड आउट करना है वो होगा। सो डबल इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल x, और आप इसको पार्शियल f पे पार्शियल x भी कह सकते हैं, स्क्वायर प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y स्क्वायर, और डी ए हमारा एरिया एलिमेंट है। फिर अकॉर्डिंगली आपने लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेने हैं और इस फॉर्मूले में प्लग इन करनी है वैल्यूज, और हमारा जो है बाकी डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो इसलिए इसमें कोई इतनी मुझे नहीं लग रहा कि मुश्किल बात के डबल इंटीग्रल में, तो अब मुझे लगता है कि आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। सो इसमें सीधे सीधे से यही वाले क्वेश्चन थे जो 1 to 12 हैं। फिर उसके बाद आई थिंक हमने इसमें आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस कहे भी नहीं थे। सो कोई एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए थे, जैसे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ वी हैव टू फाइंड एरिया of the part of the paraboloid z is equal to 1 minus x square minus y square that lies above the plane z is equal to -2। तो अगर हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पैराबोलाइड की अगर आप शेप देखें तो उसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो यू कैन यूज, मैंने इसकी पिक्चर ले लूँ क्योंकि वहां पे कॉपी होके जाना नहीं है, तो यहाँ करते हैं इसको, यहाँ हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं ऑफ 15.5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहा हुआ है कि फाइंड एरिया ऑफ द सरफेस, पार्ट ऑफ द सरफेस
which is paraboloid z is equal to 1 minus x square minus y square, and that lies above the plane z is equal to -2. तो ये सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना है कि हमारा एफ क्या है. तो बहुत ही ऑब्वियस है यहाँ पे कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी. सो हमारा एफ एक्स वाई जो है दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब हमें इसके डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे. सो इसका पार्शियल मतलब z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. सो पार्शियल z बाय पार्शियल x चाहिए होगा ताकि हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें. सो पार्शियल z बाय पार्शियल x इज नेगेटिव 2x, and then we need partial z by partial y, so partial derivative with respect to y, that is negative 2y. और उसके बाद एरिया का फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर हमें लिमिट्स चाहिए होंगी. सो पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं एंड देन विल सी कि कैसे उसको इंटीग्रेट करना है. सो एरिया ऑफ सरफेस पैच जो है दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन D negative 2x square plus negative 2y square, or I forgot to write 1 plus, इधर लिख देते हैं +1 ऐसे हो जाएगा. सो dA एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं ऑफ कोर्स. सो वी हैव ओवर द रीजन D ये आ जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dA. ठीक है. तो अब हम इसको बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन द फंक्शन हम इसको क्या कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर. और यहाँ पे हमें अब वैल्यू कैसे मिलेगी ये एक सोचने की बात होगी. सो z इज इक्वल टू, यहाँ से r की वैल्यू ढूंढनी है और थीटा की वैल्यू भी ढूंढनी है. थीटा चूंकि पूरा हमारा सर्कल ही कवर कर रहा है, कोई स्पेशल नहीं है, तो थीटा तो हमारा 0 to 2 पाई हो जाएगा. और हमारा r क्या होगा, r के लिए हमने क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2. तो यहाँ से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3. तो इसका मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 3. तो r हमारा जो हो जाएगा ना वो स्क्वायर रूट, अपर लिमिट ऑफ r जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 और लोअर लिमिट ऑफ r जो है वो हमारी इज इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन के ऊपर. तो यहाँ से अब हम इसकी लिमिट्स बाकी की लिखते हैं और आगे तो सॉल्व कर ही लेंगे. सो लेट मी राइट द एक्सप्रेशन, आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे. 0 to 2 पाई और r अभी हमने जो ढूंढा दैट इज 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 प्लस 4r स्क्वायर, और हमें dA का पता है कि r dr dA थीटा होता है. तो ये आ गया. ठीक है. तो यहाँ से अब आप इसको कर सकते हैं इवैल्यूएट, क्योंकि आपका जो z इज इक्वल टू 0 के ऊपर है ना वो ये रीजन बन गया है. तो इस रीजन में आपने इसको इवैल्यूएट करना है. सो ये आपका z 0 के ऊपर रीजन हो गया. तो इसमें भी ये आपका सिमिलर स्ट्रक्चर जो आर स्क्वायर वाला है वो पाया जा रहा है. फिर आपकी जो डोमेन भी बन रही है z इज इक्वल टू 0 पे हमने इसको लेना होता है ना. तो वहाँ से इसकी प्रोजेक्शन जो लेनी होती है ताकि हम अपना जो प्लेनर रीजन है उसकी लिमिट्स फाइंड आउट कर सकें. सो प्लेनर रीजन आपका सर्कुलर आ गया. सो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके यहाँ पे फिट बैठते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कल है, कोई स्पेशल रीजन नहीं है. सो आई होप कि ये बात समझ आ रही है. इसको मैं इरेज नहीं कर रही, इसको रख लेते हैं. बाकी अब आपने सिर्फ इवैल्यूएट करना है. और इसी तरह के और भी क्वेश्चन मतलब है. हाँ 0 से इसलिए है कि वो रीजन है ना. ये देखें, ओहो सॉरी, ये बना ना हमारा प्लेनर रीजन. दिस इज डी इन फैक्ट, राइट. डी कैसे ढूंढना है, इसकी प्रोजेक्शन जो आएगी एक्स वाई प्लेन के ऊपर. एक्स वाई प्लेन कब होता है, जब z 0 होता है. तो z इस तरफ 0 कर देना. सही है. तो ये रीजन आ गया.
तो इनफैक्ट आपकी z इज इक्वल टू -2 प्लेन के ऊपर वो प्रोजेक्शन आ जाएगी ना, तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट में तो r तो पूरे का पूरा है ना, जीरो से 3 तक, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक। इसी तरह आपका पूरा सर्कुलर रीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा सर्कुलर रीजन, ठीक है। तो दैट इज वाई 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और दूसरा हमने क्या भी किया, 0 टू 2 पाई, दीज आर द लिमिट्स। बाकी तो जस्ट अ मैटर ऑफ ये पावर रूल लग जाएगा, क्योंकि r वी ऑलरेडी हैव, तो ये 8r 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आपको ये पावर रूल लग जाएगा, ठीक है। सो आई होप के इट्स ओके नाउ। अच्छा जी, अब इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने कहा कि हमने को बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए कहे भी नहीं हुए थे, ये हमारे वो टॉपिक्स का लगा हुआ है। सो 15.5 करें ना, हाँ 1 to 9, और 13 to 15 में क्या है, लेट मी चेक, उसको भी देख लेते हैं, उनमें से भी कोई एक कर लेते हैं, सारे एक ही जैसे, इनमें से बहुत सारे हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, अगर तो आपने वो देखे थे, आई मीन अगर साथ साथ देखते रहे तो वो डबल इंटेग्रल ही हैं सारे जो इवेल्युएट करने हैं। मैं पता नहीं कहाँ जाना चाह रही थी, बुक पे जाना चाह रही थी, यस हाँ ये भी वही है, एरिया आपने फाइंड करना है, यस ये भी उसी तरह ही है, लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, सिर्फ उसमें ये बताया हुआ है कि अच्छा ये उन्होंने कहा हुआ है कि सिंगल टाइम यूजेज योर कैलकुलेटर टू एस्टिमेट द इंटीग्रल। सो इस तरह के हम आपको नहीं भी देंगे, हम आपको मैनुअल करने के लिए ही देंगे, ऑफकोर्स कैलकुलेटर को हम यूज़ नहीं करेंगे। सो आप ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो 1 to 12 तक जितने पॉसिबल हैं, 1 to 9 जो मैंने कहे हुए उस रेंज में जो कहे हुए हैं वो वाले ज़्यादा कर लें, जो कि ये वाले हैं 1 to 9, ठीक है जी। और कोई इसमें बात, आई होप कि ये ठीक है। और इसके अलावा ये जो यहाँ से जो आर्टिकल्स हैं ना, मुझे लगता है उसका कोविड आ गया था जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रही थी कोविड वाले बैच को, जब कोविड की वो हॉलीडेज आ गए थे ना, आई मीन ब्रेक आ गया था, तो ये ना मेरे ऑनलाइन छोटे छोटे उसमें पड़े होंगे क्लिप्स, 15.6 का 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, और 16 चैप्टर के भी होंगे, तो वहां से भी देख सकते हैं अगर कोई बाद में देखना चाहे रिकॉर्डिंग का, अगर आपको होता है। सो लेट मी शो यू कि आप कहाँ से देख सकते हैं, यूट्यूब में। ये है मेरा चैनल, ठीक है। तो आप यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, इस बाकी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में कहाँ जाएंगे, ये बहुत पुरानी वीडियोस हैं, ओ सॉरी ये पूरा वीडियो ही खुल गया, वो वीडियो नहीं खुल, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से 15.5, 6 और 16, ये आगे आपको ना 16 चैप्टर के कुछ मिल जाएंगे, सारे नहीं है लेकिन कुछ मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ जस्ट टू हेल्प लर्न द कॉन्सेप्ट, और ये बहुत अच्छी वीडियोस नहीं होंगी, अगर आपको बहुत स्लो लग रही होंगी तब डबल स्पीड पे भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये वो वीडियोस हैं जो फर्स्ट एवर वीडियोस में से होंगी मेरी, जब हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए थे, तो हेल्प के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट वी हैव 15.7, and in 15.7 we actually learned how to evaluate ट्रिपल इंटीग्रल्स। और ट्रिपल इंटीग्रल्स में अगर आपको दी हुई है लिमिट्स तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल जैसे हम पहले करते थे, आइट्रेटिव इंटीग्रल्स को 1 by 1 करते जाना है, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे भी करना है। और इसमें हमने जो सीखे थे, एक तो हमने ये सीधा सीधा वाला, हम 50.6 पे थे भाई, 7 कैसे आ गए ये, सीधे सीधे हमने ये इवैल्यूएट करने सीखे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, 2 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सब के अंदर आपको क्या है, लिमिट्स गिवन है, तो सिर्फ आपने इंटीग्रेशन टेक्निक्स यूज करने हैं और इनको इवैल्यूएट करना है। वेयर एज क्वेश्चन नंबर 9 से अगर हम देखना शुरू करें, तो इसमें भी लिमिट गिवन है, 10 में भी गिवन है, 11 में भी गिवन है, सो इतनी मुश्किल बात है ही नहीं। और 12 में प्लेन
ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया भी था। सो ये इतने इतने मुश्किल नहीं है वो। इसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या होगी, जैसे क्वेश्चन 15 भी अगर आप देखें तो इसमें भी आपको वो जो वे टी सॉलिड, मतलब आपने ये करना है इवेल्युएट वाई स्क्वायर डी वी ओवर द रीजन टी, जो आपकी डोमेन है वो टी है, टी इज द सॉलिड टेट्राहेड्रन बाय विद द वर्टिसेस। सो उसके वर्टिसेस गिवन है और आपने इसको इवेल्युएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी, कोई गैस करेगा इसको क्या करेंगे? लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैंने पता नहीं उसमें रखे थे कि नहीं, लेट मी चेक। मैंने वैसे इस तरह के क्वेश्चन रखे नहीं थे कि खुद से आपने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। हाँ, नहीं दिया हुआ। मैं सोच रही थी कि लिमिट्स आप ढूंढेंगे कैसे। हाँ, देखिए मैंने सिंपल से रखे हुए जिसमें लिमिट्स गिवन है और यहाँ बहुत ही आसानी के साथ लिमिट्स फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, सो हमने ये वाले कॉम्प्लिकेटेड दिए ही नहीं है जो जिसमें लिमिट आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करके ढूंढनी पड़े। सो ये भी आपके लिए एक आसान बात हो गई। तो यहाँ से 13 तक आप जो है कर, ये क्यों वापस आ जाता है भाई, ये पता नहीं क्या है। 13 तक, क्योंकि उसमें लिमिट्स आपको गिवन है। ठीक है, 14 15 हमने आपको कहा ही नहीं, वैसे 14 भी हो सकता है, उसमें भी काफ़ी कुछ गिवन है, लेकिन 15 में आपको बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट वो प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन आपको एक प्लेन बनाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो फिर हमने डाला ही नहीं है उसमें, क्योंकि हमने उसको डिस्कस नहीं किया क्लास में। और जो हाँ ये वाला जो है 19 टू 19 20 21 ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये हमने आपसे कहा था कि ये आ सकते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है यूजिंग ट्रिपल इंटेग्रल। ठीक है, तो उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ। इसमें से मेरा ख्याल है हमने 19 तो डिस्कस किया होगा कोई ना कोई तो, ऑफ कोर्स। तो ये हम बता देते हैं आपको। एक तो सीधा से मतलब क्या हुआ इसमें, दो मेजर बातें होगी। एक तो सीधा सीधा सा आपको लिमिट्स गिवन है या लिमिट्स थोड़ी सी मैनिपुलेशंस के बाद आ रही हैं और आपने इवेलुएट करना है ट्रिपल इंटेग्रल को। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटेग्रल्स, जिनके अंदर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ डोमेन, जिसके लिए हमने सीखा था कि वो किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटेग्रल ऑफ 1। तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 19 मुझे लगता है मैंने क्लास में कराया भी था, एंड दैट इज ईजियर एज वेल। थोड़ा सा अगर 19 भी चाहे तो हम डिस्कस कर लेते हैं, इट्स ओके। 19 करते हैं पहले, फिर 20 कर लेते हैं, तो इसमें आपकी वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसकी ट्रिपल इंटेग्रल की भी, और साथ साथ हमारे ये फॉर्मूला जो एप्लीकेशंस के लिए फॉर्मूला है उसकी भी हो जाएगी। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 में, अगर हम 19 से शुरू करें तो 19 में वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम of the solid of the tetrahedron actually enclosed by the coordinate planes and the plane. So one plane is given and other planes are coordinate planes. So 2x plus y plus z is equal to, ठीक है, तो बाकी coordinate planes हैं और उस solid की हमने फाइंड आउट करनी है। ओह ये हम कहाँ आ गए, यहाँ थे। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, वॉल्यूम हमारा होगा ओवर द रीजन dv। ठीक है, अब हमें लिमिट्स पता चलेंगी तो अकॉर्डिंगली हम dv डिसाइड करेंगे कि वो dx dy dz होगा, dz dy dx होगा, या dy dx, मतलब इनमें से कोई कौन सा वाला कॉम्बिनेशन होगा। सो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कौन सा हमारा वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट आएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब होता है x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. So all these are coordinate planes. So first of all you have the limits for z, कि z is equal to 0 and z is bounded above by this plane. So z की लिमिट हम यहाँ पे सारी पहले लिमिट्स लिख लेते हैं, e रीजन लिख लेते हैं कि वो हमारा क्या आ रहा है। e रीजन है जी, z हमने ढूंढ लिया तो जो पहले आता जाता है हम लिखते जाते हैं, 4 minus 2x, 4 minus 2x minus y and bounded below by 0.
राइट। अच्छा, अब अगली बात क्या करनी है हमने, उसके बाद हमने इसकी प्रोजेक्शन ले लेनी है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, मतलब जी को हमने 0 ले लिया, एंड देन वी हैव, इधर हम साथ साथ करते जाते हैं, जी को 0 ले लेंगे तो वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, y की लिमिट्स। सो y की ये y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। अब मैं फिगर नहीं बना रही, वरना फिगर बना के तो आराम से उसको समझ सकते हैं। नाउ y इज बाउंडेड बिलो बाय 0 एंड बाउंडेड अबव बाय 4 माइनस 2x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज लेस और इक्वल टू 4 माइनस 2x और मोर देन इक्वल टू 0। अब आखिरी बात रहेगी x की, तो x की लिमिट के लिए हमने क्या करना है, उसके लिए वैसे हमें बना ही लेनी चाहिए थी, क्या होती है फिगर, तो बना लेते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करना है, बाकी तो ये दो लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए व्हेन x इज 0 y इज 4, 1 2 3 एंड 4, ये वाला पॉइंट आ गया। एंड व्हेन y इज 0 तो x इज 2, 1 2, तो इसका मतलब हमारा x जो है ना वो 0 to 2 होगा इस रीजन के अंदर, ठीक है। सो x जो है दैट इज लेस और इक्वल टू 2 एंड मोर देन इक्वल टू 0। सो अब हमारी सारी लिमिट्स आ गई हैं, बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया। अब सिर्फ ये है कि ऑर्डर क्या होगा हमारे वॉल्यूम के ये इस आइटरेटेड इंटीग्रल को लिखने का। सो सबसे पहले सॉरी आपने कुछ कहा, समझ नहीं आ रहा, क्या चीज? जब ग्राफ ड्रॉ किया ना, अपने x की निकाली वैल्यूएशन, आपने x किस तरह निकाला है? हाँ, वो मैंने ऐसे निकाला है कि ये तीन लाइंस थे ना, ये रीजन क्या बन रहा है, 3 लाइंस हैं, ठीक है। ये कौन सा रीजन है, z इज इक्वल टू 0 पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी है, ये वाली। y इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी है, ये वाली, है ना। अब तीसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने इंटरसेप्ट ड्रॉ किए थे। सो इंटरसेप्ट का मतलब ये कि y 0 तो x क्या आ रहा है 2, तो दिस इज द पॉइंट। और व्हेन x इज 0 तो y क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये दो मतलब ये आपके पास रीजन, दिस इज द रीजन z इज इक्वल टू 0 पे। तो z की लिमिट हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, अब हम एक्स वाई की ढूंढना चाह रहे हैं। तो एक्स वाई की ढूंढने के लिए हमने ये रीजन प्लॉट कर लिया। तो मैं प्लॉट किए बगैर करने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं कर ही लेते हैं प्लॉट, क्योंकि हम बार बार प्लॉट करके ही सीखे हुए हैं। तो ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो यहां से आपको y की लिमिट्स, जैसे मैंने कहा, क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये y की लिमिट्स आ गई कि y इज लेस और इक्वल टू 4 माइनस x मोर देन इक्वल टू 0, यानी दिस इज बाउंडेड बिलो बाय दिस लाइन एंड बाउंडेड अबव बाय दिस लाइन, राइट। और बाउंडेड बिलो बाय दिस लाइन मींस ये जो लाइन है दिस इज y इज इक्वल टू 0, और ये बाउंडेड अबव बाय दिस लाइन, ये जो हमारी ये वाली स्लैट लाइन है, तो यहाँ से, सो दिस इज 4 माइनस 2x, ठीक। अब रह गया x की लिमिट। सो x इन दिस रीजन वेरीज फ्रॉम 0 to 2, ये, ठीक है। So minimum value of x in this region is 0 and maximum value of x in this region is 2. So that is x की लिमिट हमारी 0 to जी। अब ठीक है, यस मैम, थैंक यू। ओके। अब ये सारी हमने लिखनी है, और हमने क्या सीखा था कि हमने जो कांस्टेंट है उसको बाहर की तरफ बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेफ्ट पे लिखना है, जो एक्सटर्नल होगा हमारा इंटीग्रल, और उसके बाद 1 वेरिएबल वाला, फिर 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हम इस ट्रिपल इंटीग्रल में है। तो 1 वेरिएबल वाला हमारा है जी y। सो y की 4 माइनस 2x, तो इधर हमारा dy dx ऑर्डर भी इस तरह हो जाएगा, एंड दैट इज 0 to 4 माइनस 2x माइनस y। बाकी तो सिर्फ मैटर ऑफ कैलकुलेशन है, तो वो आप कर लेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। सो देख लें अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, तो फिर नहीं तो हम 20 भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मिस, इसमें dz dy और dx का ऑर्डर इम्पोर्टेंट है या नहीं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके z की लिमिट जो है ये 2 वेरिएबल्स में आ रही है, ठीक है। तो जब तक आप z विद रिस्पेक्ट टू z नहीं एलिमिनेट उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो तब तक बात बनेगी नहीं। ये 2 वेरिएबल्स में आ जाएगा, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो अच्छा यहाँ माइनस 2x भी था, तो फिर 1 वेरिएबल में रह जाएगा। वो 1 वेरिएबल कैसे एलिमिनेट होगा, जब आप ये कांस्टेंट लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रिपल इंटीग्रल में ऑर्डर यही होगा। अगर तो तीनों कांस्टेंट हैं तो फिर तो वो आपका बन गया ना, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन गया। लेकिन अगर कोई एक कांस्टेंट है और बाकी जो है वो वेरिएबल ऑफ अदर फंक्शंस हैं, तो उनमें से एक वेरिएबल ऑफ 2 फंक्शन होगा, दूसरा जो है वो वेरिएबल 1 फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है z वेरिएबल ऑफ एक्स वाई, y इज वेरिएबल ऑफ x एंड x इज कांस्टेंट। ठीक, सो जो कांस्टेंट होता है उसकी लिमिट जिस तरह डबल इंटीग्रल में हम करते थे, वो सबसे आखिर में उस विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हमें इंटीग्रेट करना होता है। और जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है वो सबसे पहले करना है ना, क्योंकि हमने वॉल्यूम ढूंढना है ना, तो वॉल्यूम वेरिएबल में तो नहीं ढूंढना ना। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चले फिर आगे, चले फिर हम इसको इरेज करने लगे। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर आप आगे खुद ही कर लीजिए। सो मैं यहाँ पे उसका लिख देती हूँ कि हमें क्या करना है। द सॉलिड इनक्लोज्ड बाय पैराबोलॉइड्स। अच्छा, 2 पैराबोलॉइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ट्रिपल इंटीग्रल वाले सेक्शन का, दैट इज आई गेस 15.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 20, वही करना है, यूज ट्रिपल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड। और सॉलिड क्या है? इनक्लोज्ड बाय द पैराबोलॉइड्स। 2 पैराबोलॉइड्स हैं enclosed by the paraboloids. Y is equal to x square plus z square, and this is a kind of different question. Y is equal to 8 minus x square minus z square. ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए भी अगेन वही काम तो वही करना है जो हमने सीखा है पहले, कि मतलब ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ 1 लेना है। तो अब हमने रीजन और उसकी लिमिट्स कैसे करनी है डिसाइड, वो काम है यहाँ पे थोड़ा सा सीखने वाला। तो वो देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए पहले तो हम लिख लें कि हमारा वॉल्यूम होगा क्या। ठीक, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि y की वैल्यूज दी, वरना हमने देखा कि z होता है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, बट इन दिस केस वी हैव y इन टर्म्स ऑफ x एंड z। ठीक है, सो इसके लिए अब हमने ये करना है कि हमारे पास y की लिमिट पहले आएगी। सो y की लिमिट कैसे आएगी? इन दोनों से, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास उसकी लिमिट क्या आएगी x और z की। और वो कैसे लेनी है? इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, x और z की लिमिट लेने के लिए ना हमने इसकी प्रोजेक्शन लेनी है y इज इक्वल टू 0 प्लेन के ऊपर, एक्स जी प्लेन के ऊपर। इन अदर वर्ड्स एक्स जी प्लेन के, वहां से आपको मिलेगी उसकी क्या कहते हैं, एक्स और जी के लिए जो लिमिट्स है ना वो मिलेंगी, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं, वहां पे एक्स जी प्लेन के अंदर आपको पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, असल में ये पूरा अगर हम देखें तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। सो मतलब z तो एज इट इज z ही होगा, और जो आपका सॉरी z नहीं, y आपका एज इट इज y ही होगा, क्योंकि y यहाँ पर आपका बन रहा है वो रीजन जहां पर आपने जिसको 0 लेना है एक्स जी प्लेन के अंदर, x और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से पहले देखते हैं कि हमारी y की लिमिट्स क्या है। सो y की लिमिट्स हमारी आ रही हैं, इनमें से अब कौन सा वाला नीचे होगा और कौन सा वाला ऊपर होगा। सो दैट इज अ क्वेश्चन कि आप किसको अपर लिमिट दे देंगे और किसको जो है वो लोअर लिमिट दे देंगे y के लिए। तो उसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आप रैंडम भी कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आ रहा हो, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका ये हो सकता है कि आप एक्स जी की सेम वैल्यू, मतलब अगर आप ओरिजिन टेस्ट ही कर लें, फॉर एग्जांपल एक्स जी बोथ आर 0, तो उधर y इज इक्वल टू 0 आ रहा है और इधर y इज इक्वल टू 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको अपर लिमिट ले सकते हैं, है ना? 0 to 8 जी, क्या कह रहे हैं? It's mean y varies from 0 to 8, y की लिमिट्स होंगी 0 से 8 तक होंगी। पहले हम लिख रहे हैं y, हाँ पहले लिख रहे हैं y, ठीक है। y इज बाउंडेड बाय दीज टू फंक्शंस, ठीक है, ये और ये,
ये समझ आ रही है? जैसे पहले होता Yes, था ना ma'am. z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई और z इज इक्वल टू जी एक्स वाई, राइट? अब इन दो से g बाउंडेड था, अब यहाँ पे y बाउंडेड है और y की जो लिमिट आ रही है ना वो 2 वेरिएबल्स में आ रही है। जो अभी मैं बात बता रही थी ना कि सबसे पहले आपने 2 वेरिएबल्स वाला जो है वो सबसे पहले इंटीग्रेट होगा। सो विद रिस्पेक्ट टू y तो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे और ये हमारी y की लिमिट होगी जो मैंने यहाँ लिखी है। उसके लिखने का मैंने एक ही तरीका आपको जो बताया कि अगर आप x और y 0 0 ले लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, y is equal to 8 y is equal to 0, तो हमें लग रहा है कि ये अपर वाला जो है ना सरफेस वो यही होगा, ठीक है? तो इसलिए हमने इस तरह ले लिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो वॉल्यूम के लिए आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें अगर कहीं नहीं समझ आए, क्योंकि ड्रॉ करना ऑफ कोर्स आपका 3D मैनुअली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ कर नहीं रही ड्रॉ, वरना यू कैन डू दैट। अच्छा, अब बाकी का जो रीजन है ये वाला, ये जो बाकी बचता है एक्स जी रीजन, अब हमें एक्स और जी की वैल्यूज चाहिए। सो अब यहाँ से y को अगर आप इक्वेट करें तो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये रीजन आ गया आपके पास। ये समझ आ रहा है? अब इस रीजन में आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज कर सकते हैं कि z को ले लें, मतलब z को एज y जैसे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं ना, तो x इज इक्वल टू r कोसाइन थीटा और y इज इक्वल टू r, एक्चुअली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। सो z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि हमारा जो एक्सिस बन रहा है ना वो z बन रहा है, सो यहाँ पे z इज इक्वल टू r साइन थीटा। इस तरह से आप इसको कर लें। तो थीटा आपका जो है दैट वुड बी, इसको भी मैं डी ही कह देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला रीजन जो है ना, या मैं इसको यूं कह देती हूँ, ये वाला जो रीजन, अब ये वाला जो है ना, दिस इज इनफैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4, क्योंकि हमें पूरा डिस्क है ना वो मिल रहा, तो लेस और इक्वल टू 4 वाला रीजन होगा, तभी हम अपना जो आर लेंगे वो 0 to 2 लेंगे। ठीक है, सो डी वी डी जी और डी ए, ये डी ए इसके लिए होगा, ये आर टी आर डी थीटा होगा। हमने चूंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़े नहीं, तो मैं आपको ना इस तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, डी वाई, यहाँ पे डी जी नहीं होगा, डी वाई होगा, क्योंकि वाई की लिमिट्स थे ये, राइट? तो अब मैं सारी लिमिट्स अप्लाई कर देती हूँ। पहले मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देती हूँ और फिर हम उसको, ये सारा फंक्शन पोलर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अपर लिमिट 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस, ये जो आपने लिखे हैं एक्स और जेड के इकट्ठे लिखे हैं, इसकी समझ नहीं आई कि क्या चीज लिखी है मैंने, जो एक्स और जी को आपने जो इसकी, ये एक्चुअली ये वाला रीजन है, इसको डी कह लें। हमें आदत है ना एक्स वाई प्लेन में ही वो निकालने की, तो ये एक्स जी प्लेन में आ रहा है, इनफैक्ट इसको डी कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब जो आपकी प्रोजेक्शन आ रही है ना y इज इक्वल टू 0 प्लेन के ऊपर, दिस इज ये लिमिट ऑफ एरिया है विद एक्स एंड जी, आप इस तरह कैसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्स जी प्लेन के ऊपर एरिया, यस ओके, यस यस, बिल्कुल सही पहुंचे आप। जो हमारा एक्स वाई प्लेन होता था ना, वहां हम z इज इक्वल टू 0 लेते रहे हैं ना हमेशा से, यस, तो लेकिन लिमिट्स तो हर तरह से हो सकती है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो डी एक्स डी वाई डी जी भी हो सकता है, वो डी जी डी वाई डी एक्स भी हो सकता है, वो डी वाई डी जी डी, है ना, किसी भी तरह से हो सकता है। तो वो किसी भी तरह से होने का मतलब ये है कि वो क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं कि या तो हमारा जो y है वो फंक्शन ऑफ एक्स जी बन जाए, जो इस केस में हो गया है, और फिर z जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ x हो और x हमारा कांस्टेंट हो जाए, है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर x फंक्शन ऑफ z हो जाए और z हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो ये वाला केस हो गया। सो इसी तरह के और भी केस कि अगर x हमारा जो है दैट इज फंक्शन ऑफ y z, तो फिर उसमें y जो है वो दैट इज फंक्शन ऑफ z और z इज फंक्शन ऑफ x, और फिर अकॉर्डिंगली आखिरी वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होगा। फिर जो तीसरी ऑप्शन होती है जो हमें जिससे हम ज्यादा फेमिलियर हैं, दैट इज z इज इक्वल टू f ऑफ x y, और फिर जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 19 वाला, सो z इज इक्वल टू f x y एंड y इज इक्वल टू f x, और x is equal to some function of y, and then one of the variables is constant, last जो variable होगा that is constant, ठीक है, उसकी range constant होगी, limit constant होगी, upper और lower limit दोनों constant होंगी, ठीक है। तो ये वाला केस हमारा इस तरह से डिफरेंट हो गया
कि ये हमारा y आ गया है फंक्शन ऑफ x z, और बाकी जो है x और z वो हमने इस रीजन में से निकाल। अरे ओके बस। हाँ जी, तो अब बाकी तो हमने सिर्फ इसमें एज ऑलवेज सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके सब्स्टिट्यूट करने के लिए चूंकि हम ये ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हमारा जो होगा दैट वुड बी आर स्क्वायर, और हमारा डी ए हो जाएगा आर, उसे वही रहना है डी आर डी थीटा। सो इसका मतलब हम ये सारा जो है ना, अब इसको हम डी ए कर देते हैं, इसकी जगह अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ये 0 to 2 पाई हो गई, और आर जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो 0 to 2 होगा, और इधर हो जाएगा 8 माइनस आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, और मैं 0 से पाई कैसे? आर डी थीटा। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? Is there any problem? मैं 0 से 2 पाई कैसे होगा? ये पूरा रीजन है ना, ये वाला, तो 0 to 2 पाई नहीं होगा। ये सर्कुलर रीजन है ना हमारा। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये वाला, दिस इज सर्कुलर रीजन। इसकी जो प्रोजेक्शन आई है y इज इक्वल टू 0 प्लेन के ऊपर, दिस इज द सर्कुलर डिस्क, ये वाली। ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो पूरी सर्कुलर डिस्क है ना, इसमें कोई भी हमें ये तो नहीं कहा हुआ कि यहाँ से यहाँ तक लेना है, वहां से वहां तक लेना है। सो इनक्लोज्ड बाय बोथ द पैराबोलास, तो ये पूरी सर्कुलर डिस्क के ऊपर रीजन बन रहा है। सो वहां से हमें फिर आर जो थीटा है दैट इज 0 to 2 पाई आर तो हमें ये नजर आ रहा है सर्कुलर डिस्क का रेडियस जो है, मतलब लेस और इक्वल टू आर है ना, डिस्क है चूंकि, तो लेस और इक्वल टू आर मतलब लेस और इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर हमारा क्या है 2, 0 to 2। बाकी बस आपने सॉल्व करना है, आगे तो हो जाएगा। सो ये डिफरेंट क्वेश्चन था, ऐसे मुझे नजर आ गया तो मैंने कहा चलें डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो मैं कह तो देती हूँ वहां पे कि ये होमवर्क में कर लेना, खुद से कर लेना, करते पता नहीं है कि नहीं। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज ऑलवेज डू इट योरसेल्फ। ठीक, तो ये डिस्कार्ड कर देते हैं। आगे तो बहुत ही मासूम सा 16.1 आर्टिकल है जिस पे मैं काम करी थी अभी, किधर था ये वाला पावर पॉइंट। वेक्टर फील्ड्स, इसमें कोई हमने बहुत ही खास बात नहीं पढ़ी थी। ये हमने 16.1 तक कहा है, तो आपका क्विज है ना? यस मैम। अच्छा 1 तक है। मैं अब सोच रही हूँ कि 1 में तो कुछ भी नहीं है, मैंने 1 तक क्यों कहा, 2 क्यों नहीं कहा। सो इसमें तो सिर्फ हमने फोर्स फील्ड डिफाइन किए थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स फील्ड थे, और हमने थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना सीखा था, और हमें ये पता था कि एफ एक्स वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी आई प्लस क्यू जे, तो पी और क्यू आर कंपोनेंट फंक्शंस। और हमने इसमें क्या देखा था, इफ पी एंड क्यू बोथ आर स्केलर, तो हम वी कॉल द फील्ड scalar fields. So similarly we can define vector field in 3D, और ये ड्राइंग इसकी ऑफ कोर्स ये नहीं हम पूछ सकते, लेकिन आपकी 2D की ड्राइंग हम पूछ सकते हैं। सो बस ये कुछ ही था, और इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब ये आता है, इसको रिवाइज करना है, ड्रॉ करने को। हम एक बार करवा दें, मगर कर लेते हैं। ओके, चलें इसी को ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू नेगेटिव वाई आई प्लस एक्स जे। तो उन्होंने कहा हुआ है कि इसको हमने फिगर्स बनानी है, वेक्टर फील्ड बनानी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये है वेक्टर फील्ड। ठीक है, पहले तो हम एक बना लेते हैं रीजन जिसके अंदर हम ये ड्रॉ करेंगे। दिस इज 1 2 3, this is 0, this is -1, -2, -3. Similarly, we have -1, -2, -3, and we have 1, we have 2, we have 3. Okay. अब क्या करते हैं, कोई पॉइंट्स लेते हैं, 2-4 तो मैं आपको बता देती हूँ। सो पहला हम ले रहे हैं 1 1 पॉइंट,
सिमिलरली आप ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 पे, 1 3 पे, नहीं मैं उल्टा बोल रही, 1 1 2 1 एंड 3 1, इसी तरह 1 2 पे 1 3 पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली चलो मैं एक क्वाड्रेंट की है, पहला पॉइंट है जी हमारा, इधर साथ साथ हम बनाते जाते हैं पॉइंट्स और एफ लिखते जाते हैं। सो इधर आ जाएगा y इज 1, तो नेगेटिव आई प्लस जे, राइट। तो मैंने जैसे बताया था कि इसको ड्रॉ करने के लिए इनिशियल पॉइंट आप वही पॉइंट ले लें जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिस पर हम ये बनाना चाह रहे हैं वेक्टर, जिस पॉइंट के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं उसको ले लें। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर जो आ रहा है दैट इज नेगेटिव आई प्लस जे। अब नेगेटिव आई का मतलब है कि वी हैव टू मूव 1 यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली मूव करना है, और टुवर्ड्स लेफ्ट 1 यूनिट मूव करना है, दैट इज नेगेटिव आई। फिर प्लस जे का मतलब है कि आपकी वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट प्लस पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्ड्स मूव करना है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ होगा, जो कंपोनेंट होगा एक्चुअली दैट इज एक्चुअली हमें बता रहा है कि हमने कितने यूनिट्स मूव करना है। अच्छा, अगली बात होती है कि इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो मैंने बड़ी मतलब डिटेल के साथ इसको बना दिया। मैम आई हैव अ तो क्वेश्चन। जी क्या हमारा जो होता है हॉरिजॉन्टली, क्या हो सकता है कि वो राइट साइड पे कर लें और वर्टिकली कर लें डाउनवर्ड्स, ऐसे पॉसिबल है कि किसी केस में कि नहीं, कि हम हर बार मुझे उसको यानी समझ कि ही नहीं आया लेफ्ट साइड क्वेश्चन और क्या कह अपवर्ड रहे करेंगे? हैं, दोबारा मेरा बोलें, क्वेश्चन ये मैं है नहीं कि क्या हम हॉरिजॉन्टली यानी कि उसको राइट साइड पे और वर्टिकली डाउनवर्ड्स कर सकते हैं? मतलब किसी ऐसे केस होता है कि ऐसे केस में इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड्स और वो राइट साइड पे हो कि हर बार ये सेम होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली लेफ्ट समझ। साइड पे और वर्टिकल अपवर्ड्स? नो 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 नो, वर्टिकल मोशन जो है ना वो हमें ये कंपोनेंट दे रहा होता है जे वाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट देता है, ये वर्टिकल मोशन बता रहा है, ठीक है। वर्टिकल मोशन अगर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाए तो डाउनवर्ड्स जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो हमने अपवर्ड्स जाना है, ठीक है। जितने यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दूं, ये इस फील्ड की बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको प्लॉट करना हो 4i माइनस जे को प्लॉट करना है, ठीक है, 4i माइनस जे को मैंने प्लॉट करना है, तो मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी पॉइंट पे ही करना है, ऑल्दो ये मतलब बिल्कुल ये ऑल टुगेदर डिफरेंट बात है, लेकिन वैसे बता रही हूँ। सो 4i का मतलब ये कि मैंने, अब ये पॉजिटिव है ना हमारा एक्स कॉम्पोनेंट, तो मैंने कितने यूनिट्स राइट साइड जो है ना हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव ओरिएंटेशन है, तो इसका मतलब मैंने 1 2 3 4 मैंने यहां पहुंचना है मूव करते करते, राइट। अब नेगेटिव जे है, नेगेटिव जे का मतलब ये है कि -1 टाइम्स जे, -1 का मतलब ये है कि डाउनवर्ड्स मूवमेंट है, नेगेटिव साइन एक्चुअली, और 1 का मतलब है कि हमने एक यूनिट मूव करना है, तो इस तरह बनेगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो इट डिपेंड्स कि जिस तरह का आपका आर है तो वो अकॉर्डिंगली, सिर्फ आपने बस ये याद रखना है कि नेगेटिव मूवमेंट एक्चुअली, नेगेटिव साइन जो है ना वो नेगेटिव ओरिएंटेशन शो कर रहा है, तो हमारी एक्स एक्सिस के साथ नेगेटिव ओरिएंटेशन लेफ्ट साइड पे जाना है हमने, और पॉजिटिव राइट पे, और हमारी जो वाई एक्सिस के साथ नेगेटिव ओरिएंटेशन है दैट इज डाउनवर्ड्स, और अपवर्ड्स जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट है, ठीक है, ये बस ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं, हम ले लेते हैं, चले 1 2 ही ले लेते हैं, 1 2 में वी हैव सिंस x is 1 y is 2, तो हमारा ये बन जाएगा क्योंकि यहाँ हमने y की वैल्यू और यहाँ हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो -2i प्लस j, ठीक है। अब हमारा पॉइंट है 1 2, तो हम है यहाँ 1 2 पे, सो -2i का मतलब ये है कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स इधर, हाउ मेनी यूनिट्स 2। अब देखिए मैं नेगेटिव की वजह, नेगेटिव साइन की वजह से लेफ्ट साइड पे मूव कर रही हूँ, ठीक है, ये, और फिर अपवर्ड्स 1 यूनिट, तो ये रफली इधर होगा, तो मतलब ये हमेशा इस तरह बनाते नहीं है, ये तो रफ वर्क है कि हमने कहाँ से शुरू करना है, और ये इसका जो है ये मैग्नीट्यूड बता रहा होता है, ये जो इसका इतना बड़ा साइजेस डिफरेंट आएंगे आपको, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इनके साइजेस डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह चलो मैं इधर वाला भी कर देती हूँ, -1, और ये वाले पॉइंट पे देखते हैं, -1 1। अब हमारा x -1 है, इसका मतलब यहाँ पर -1 आएगा, और y 1 है, तो ये आ जाएगा -i और -j, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है नेगेटिव i का मतलब ये है कि नेगेटिव साइड पे हमारी मतलब इस तरफ 1 यूनिट जाना है, और हमने डाउनवर्ड्स भी 1 यूनिट जाना है, तो यहाँ से शुरू हुए थे और ये हमारी एंड पॉइंट होगी,
सही। सो इस तरह से आप प्लॉट करते जाएंगे, राइट। ये देखें इस तरह बनता जाएगा ये फिर आप खुद बना के देख लीजिएगा। अब ये वाला पॉइंट होगा रफ, तो इसका मतलब है कि ये क्या है 2 1। सो 2 1 पे क्या बन रहा होगा 2 1 पे बन रहा होगा y is 1, तो नेगेटिव i और +2 j। सो नेगेटिव i का मतलब ये है कि मैंने इधर जाना है और +2 j का मतलब ये है कि मैंने इधर जाना है। सो दिस इज लाइक दिस। तो वैसा सही है, उसके पैरेलल आ गया ना, वैसा सही है कुछ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ। जी समझ आ गई। मिस एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग असाइनमेंट। अरे नहीं, एक कंफ्यूजन थी वो मिस, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करने हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हमें उसके ऊपर लिखना नहीं आता। तो कह रहे थे वो सॉफ्टवेयर के ऊपर करके तो ये तो बड़ा आसान सा काम है। अच्छा ये देखो ना, वो जो जियोजेब्रा हम आपको बताते हैं, आपने क्या करना है उसमें, क्या था प्लॉट करनी है, मुझे खुद भी नहीं याद है नहीं क्वेश्चन मिस, वो कह रहे थे कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो पूरा पूरा क्वेश्चन मैथ्स का है ना, वो आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर करना है, प्लॉटिंग की बात नहीं की। तो हम कहते अच्छा हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम कह रहे थे कि अगर पेज पे ही करके अगर उसकी पीडीएफ सबमिट करवा दें। एक मिनट मुझे एक दफा देख लेने दो कि क्या थी असाइनमेंट आप किस क्वेश्चन अब की। मैम एक और क्वेश्चन था कि उसकी ना डेडलाइन थोड़ी इंक्रीज कर दें। वो तो मैंने पहले कहा तो था कि मंडे की रात तक कर लो। कौन सा वाला क्वेश्चन है मुझे बताएं, ठहर जाए पहले मैं देख लूँ असाइनमेंट। इधर से देख लेती हूँ, इधर कहीं पड़ी होगी असाइनमेंट। किधर है, नहीं ये तो नहीं। Where is assignment? इधर। आप बताएं कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं। मिस क्वेश्चन नहीं है, ये जो ऊपर रिक्वायरमेंट्स है ना अच्छा कह रहे हैं। जिसके पॉलिसी लिखी हुई है, तो इसकी आप लिखेंगे लास्ट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पेपर के ऊपर आपने नहीं करनी, आपने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो कह रहे थे मुश्किल हो जाएगा, हम पेपर पे करके नहीं सबमिट करवा सकते एज ए पीडीएफ। ये देखिए फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पिक्चर ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट कैन बी एम्बिगुअस एंड मस्ट बी अवॉइडेड। वो कहते हैं कि वर्ड के ऊपर या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने कभी इसके ऊपर काम नहीं किया, तो वो बहुत मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। अच्छा चलें हैंड रिटन कर लो, उसका स्कैन का मतलब आपने अपलोड करनी है तो स्कैन करके कर देना। अच्छा मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, ओके थैंक यू। मुझे अभी तक नहीं मिला कि लिखा कहाँ हुआ है क्या हुआ है। फर्स्ट पॉलिसी मिस, फर्स्ट पॉलिसी जो आपका फर्स्ट बुलेट पॉइंट। अच्छा फर्स्ट रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिलो, असाइनमेंट मस्ट बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट। अच्छा ठीक है, हाँ वो जरा उसको अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए कहा होगा, बट चलो कोई बात। आप हैंड रिटन करके लेकिन साफ सुथरी पीडीएफ फॉर्मेट में एक ही फाइल भेजनी है, ये याद है, डेडलाइन ठीक है। डेडलाइन हमने कह दिया था क्लास में कि मंडे को 12 बजे रात कर लें, ठीक है। मंडे मॉर्निंग मैम हमारा ना ऊपर प्रोजेक्ट भी है, सब समझ भी हैं, क्या करना है। तो कहना थोड़ा सा इंक्रीज कर दे डेडलाइन। हमारा ना ओप का प्रोजेक्ट वगैरह है, तो थोड़ा सा पहले प्लीज डेडलाइन मैं इंक्रीज हमेशा कर दें। कहती हूँ दिस इज पार्ट ऑफ गेम। प्लीज मैम। चले आप मंडे, तो हमने क्या लिखी हुई है वैसे, लेट मी, क्या है हमारी असाइनमेंट मंडे की है, कल की है जी। है, मंडे की है ना। हाँ ड्यू टुमारो, कितने टाइम पे नहीं पता मुझे, कितने टाइम पे टाइम नहीं लिखा हुआ शायद, क्या लिखा हुआ है। एक तो ये पता नहीं बीच में क्या करने आ जाता है, ये मैं किसी और तक जाती हूँ ना तो ये गुम जाता है। अच्छा टुमारो टाइम ही लिखा हुआ है, हाँ वो शायद उसको ओपन कर दिया था क्योंकि वरना टुमारो मॉर्निंग का टाइम लिखा हुआ था। यस तो अब टुमारो लिखा हुआ है तो क्या ठीक है ना। थोड़ा सा इंक्रीज कर दें डेडलाइन, पॉसिबिलिटी मतलब एक दिन और दे जी दें जब मिस। भी इंप्लीमेंट करना है ना, जी जब भाई एक दिन दे दूंगी ना तो फिर मुझे ईमेल आनी शुरू हो जाएंगी, और दे दें। नहीं मिस, अक्सर में लास्ट वीक है तो असाइनमेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स।
ये लो, हैप्पी? क्या थी? थैंक यू सो मच मैम। Yes. ओह, इसके बाद एक और काम भी करना था और वो कर देना चाहिए। अच्छा, जो नए बच्चे आए हैं, पता नहीं इस वक्त कोई है कि नहीं, आई मीन जिन्होंने लेट हमें ज्वाइन किया है, दूसरे सेक्शन में थे, वो यहाँ है गूगल क्लासरूम में? लो, मैं क्लोज सबमिशन कर रही हूँ आफ्टर ड्यू डेट। चलो नहीं करती, क्या याद करो, फिर एक और झगड़ा शुरू हो जाएगा कि हमारी तो असाइनमेंट अब लेट नहीं हो रही है। जी ठीक है, तो हमें इजाजत या कुछ और अभी करना है? अच्छा, ये था इसमें ठहर जो एक हम इसको गो थ्रू कर लें, इसके आगे क्या था? ये पूरा वो बना हुआ है फील्ड, ठीक है, ये इसको आप खुद देख लीजिएगा, और ये बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। ये हमने नहीं किया था। फिर ग्रेडियंट फील्ड है, ग्रेडियंट फील्ड आपको पता है कि वो डेल एफ करके पहले हमें इवेलुएट करना पड़ता है, उससे जो फिर हमारा वेक्टर बनता है उसका फील्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट फील्ड। और ग्रेडियंट फील्ड हमें नॉर्मल देता है उस पाथ के अलोंग उस पॉइंट पे, जबकि हमारा वेक्टर फील्ड हमें टेंजेंट दे रहा होता है। और ये हमारी कंजर्वेटिव फील्ड, वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन थी इसमें जो हमने पढ़ी थी। अब तो हम बहुत आगे जा चुके हैं कि हमें अब एफ ढूंढना भी आ गया है, तो इस वाले आर्टिकल के अंदर हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी। सो वेक्टर फील्ड एफ ये पार्ट भी ऐड होगा हमारे क्विज में? है, हाँ डेफिनेशन तो ऐड है ये ना पार्ट इसमें। भी ऐड होगा? कितनी अच्छा, प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात। 16.2 वाला पार्ट। मैंने ये बात ही नहीं सोची टॉपिक डिसाइड करते हुए कि 16.1 में तो था ही कुछ नहीं, 16.2 डालना चाहिए था। क्वेश्चंस है, हाँ इसमें बस यही कुछ ही है, फाइंड द ग्रेडियंट वेक्टर, फाइंड द ग्रेडियंट वेक्टर। ये मैंने 33 क्वेश्चन क्लास में कराया था, मैं दोबारा नहीं करा रही। और बस यही कुछ ही था। तो ये जैसे 33 क्वेश्चन है, इस टाइप की कोई एप्लीकेशन टाइप भी तो हो सकती है ना, बस यही कुछ है, इसमें तो है ही कुछ नहीं। ओहो, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। बस, या कुछ पूछना है और? Where are we? Okay then, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।